नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ये सेशन डेली होता है। आपके जितने दिन भर के अपडेट होते हैं शिक्षा जगत से रिलेटेड, चाहे वो जिस भी फील्ड से हों, वैसे जो करंट इश्यूज होते हैं उसको हम यहाँ पर लेकर प्रेजेंट होते हैं। जो अपडेट्स होते हैं अनेकों एग्जाम्स के, चाहे जो भी एग्जाम्स होते हैं ना, तो यहाँ पर डीएलएड से रिलेटेड भी हम बात करेंगे, डीएलएड के एग्जाम से रिलेटेड भी। अभी यूपी टेट के आंसर की जो रिवाइज होने वाले हैं उसमें क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, कमेटियाँ वगैरह बनाई गई हैं, और सीटेट के अपडेट से लेकर बात करेंगे। और मित्र, आपके रेलवे से रिगार्डिंग थोड़ा सा अपडेट है, उसके विषय पर बात करेंगे। रेलवे में आरपीएफ की वैकेंसी आने वाली है, और जहां हम लोग देख पाते हैं, आपको आज एक तरह से सिस्टमैटिक ढंग से एक चीज़ समझाएंगे कि रेलवे में किस प्रकार से वैकेंसी खाली होती है, मतलब सीटें खाली होती हैं और वैकेंसी कैसे निकाली जाती है। आखिर बैकलॉग को देकर, या फिर मतलब कि होता है ना उसमें पीछे, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं पर्सपेक्टिव होती हैं, और कुछ एस्पेक्ट मतलब कि आगे की रणनीति सोचकर फिर निकाला जाता है वैकेंसी। आगे आखिर आगे कितनी सीटें खाली होने वाली हैं। और रेलवे में थोड़ा सा बैकलॉग मतलब कि पर्सपेक्टिव है, रेलवे पीछे की चीज़ें देखता है, फिर उसके बाद करता है आगे, चाहे जितनी सीटें खाली हो जाएं, है ना, इससे वो मतलब नहीं रखता है। साथियों, एक बात को याद रखना, एक दिन हम आपको एक थोड़ी सी कहानी सुनाते हैं, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा आपका इससे रिलेशन है थोड़ा सा कुछ, तो हमको बताना फर्ज बनता है। एक कृष्ण भगवान एक दिन अपने शिविर में बैठे रहते हैं, तो राधा जी आती हैं और उनसे पूछती हैं कि यह बताइए हमें कि आखिर आप क्यों सबको खाना खिलाने के बाद, या फिर क्यों आप रात को सबसे खाना खाते हैं। बहुत सोचते हैं कि आप 10 बजे या फिर बहुत लेट खाना खाएं, क्यों सबसे बाद में खाना खाते हैं। आपको भूख भी लगती है तो भी आप पहले खाना क्यों नहीं करते हैं, भोजन क्यों नहीं करते हैं। तो कृष्ण भगवान जी का कहना था कि मैं यह चाहता हूँ कि मेरे साम्राज्य में, मैं सरकार हूँ इस तरह का, तो मेरे साम्राज्य में कोई एक व्यक्ति भी, एक छोटा सा व्यक्ति भी, मतलब छोटा सा जीव भी भूखा न सोए। तो राधा जी कहती है, अच्छा ऐसी बात है, तो आप कैसे सबको खाना दे लेते हैं। तो कहते हैं वह होता है, इंतजाम कर दिया जाता है। इस तरह से, मतलब एक तरह से उनकी महिमा थी। सबके पास भोजन हो जाने के बाद कहीं न कहीं से जुगाड़ हो ही जाता है। एक रात में पंचर बनाने वाला व्यक्ति भी अपने भोजन का जुगाड़ कर लेता है। और बड़े की बात ही छोड़िए, हम सरकार की बात कर रहे हैं। एक तरह से सरकार, अगर हमारे कृष्ण भगवान होते तो आज सरकार कैसी होती, और आज की नर्क सरकार से आप भरोसा किस प्रकार से, मतलब एक तरह से कंपेयर कर सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि दादा जी को एक सुझाव आया, अच्छा देखते हैं। उन्होंने कृष्ण भगवान की चोरी छुपे एक जीव, जो पतिंगा आता है ना, जो देखते हैं जो उड़ता रहता है, हरे कलर का होता है जी, छटकता है बहुत ज़्यादा, ये सुग्गा लोग बोलते हैं गांव में, सुग्गा। तो उसको छोटे से होता है, वो चलता बहुत तेज, ऐसे पकड़ लो तो, अगर ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वो सब, तो थोड़ा सा पकड़ो तो उसका टंगड़ी, एक तो टांग जो है निकल जाता है अगर थोड़ा सा दब गया तो, है ना। और पकड़ते हैं बहुत तेज, अच्छा लगता है पकड़वाने में, मतलब कि एक तरह से बटरफ्लाई की तरह ही होते हैं वो सब, उड़ते हैं, छटकते हैं का लोग, एक तरह से फ्लाइंग, मतलब एक तरह से मेढक की तरह उछलते हैं। उसको उन्होंने पकड़ा और एक डिब्बी में बंद कर दिया। थोड़ा सा सांस ले रहा था, मर नहीं गया था। तो उन्होंने कहा आज देखते हैं, आखिर इसको अपने पास रखे रहती हूँ, आखिर देखते हैं इसको कैसे खाना खिलाते हैं, है ना। तो इन्होंने बोल रखा है आखिर कोई जीव हमारे साम्राज्य में बिना खाना खाए, मतलब किसी भी जीव को बिना खाना खिलाए हम नहीं खाते हैं, है ना। भोजन दिए हुए तभी हम जाके अपना लास्ट में रात में भोजन करते हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है। फिर जब रात में खाना ना खा लेते हैं, भोजन कर लेते हैं कृष्ण भगवान, तो आप तो उनसे बोलती हैं कि अच्छा ये बताइए, अगर मैं आज एक ऐसे जीव को दिखाऊं जिनको आपने एक भोजन नहीं कराया है, तो क्या आप मानेंगे इस बात को। तो उन्होंने कहा ठीक है, बताइए कौन सा ऐसा जीव है, हम देखते हैं उसे भी भाई, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं, हम बिना किसी को भोजन दिए हुए खाना तो खाए नहीं। हमारे साम्राज्य में बिना, सबसे पहले सबको भोजन, सबके लिए सारी चीज़ें इंतजाम, फिर अपने लिए। तो कहते हैं ठीक है। जब वो डिब्बी को खोला जाता है तो महिमा इतना अपरंपार होता है हमारे कृष्ण भगवान का, उसके मुंह में भी एक छोटा सा घास का टुकड़ा होता है। और तब वहाँ पर वह कहती हैं प्रभु आप महान हो। तो ऐसे होती है सरकार। लेकिन यहाँ कुछ और है, किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो, यह बात होती है हमारे कृष्ण भगवान की। कृष्ण लीला में हमेशा आप सुनते होंगे, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कार्य पर ध्यान दो, कर्म ऐसा करो जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो। यह बातें होती हैं। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र समझ जाते मित्र न, तो आज यकीनन मानो यह महाभारत न होता। ठीक है, तो चलिए अब अपने मुद्दे पे आते हैं। खैर उन सब की बात अलग है। और आज की जो सरकार है, जो जैसा करती है बच्चों के साथ, बहुत उचित है। एक बिहार का बच्चा था, मुझसे बात हो रही थी उनकी, तो उन्होंने बोला कि सर बीएड का पेपर कब होता है बिहार में, बीएड वगैरह के। तो उन्होंने पूछा, तो बताया फिर भैया कि उन्होंने बताया कि सर मेरे पापा पंचर बनाते हैं, उसके बाद शाम के समय मतलब कभी
एक आध 2 दिन तो मतलब हफ्ते में 1 आध 2 दिन ऐसा हो जाता है, 2 दिन मुश्किल से खाना नहीं खा पाते हम लोग, नहीं मिल पाता है शाम को, है ना। तो कहे ठीक है, तो 10 साल से लगभग बाहर रह रहे हैं अपना पूर्णिया वगैरह में शायद, तो इस तरह से उन्होंने बीपीएससी मतलब बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, लगभग 5-6 साल हो गया। उन्होंने कई बार एग्जाम भी क्लियर किया, कई सारे बिहार के बीपीएससी को छोड़ के बहुत सारे बीएसएससी वगैरह को, तो वह कैंसिल हो गया। अभी हाल ही में देखे थे, फिर एसआई का एग्जाम उन्होंने दिया 2-2 बार, लेकिन एक तो कोर्ट में है, एक तो अभी दिए हैं हाल में। तो इस तरह से उन्होंने बोला सर मेरा जो सहारा है ग्रुप डी का है, और एनटीपीसी का CBT 1 अगर थोड़ा सा नंबर बढ़ा देते हैं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमने कहा भाई ठीक है, लेकिन उन्होंने बताया कि सर जो स्थिति हमारी है ना, बहुत ख़राब स्थिति है। पापा कहीं से पैसे का इंतजाम कर पाते हैं, फिर उसके बाद हमारे मतलब 2,000 रुपये या 1,000 रुपये देना होता है उनको मंथली, तो वो सोचते हैं एक बार कि कहाँ से दें, जुगाड़ वगैरह करके देते हैं, लेकिन कभी कमी नहीं करते हैं। तो आज हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम रोड पर उतरेंगे। मित्र याद रखना, जब जब दुराचार हमारे भारत में होगा, चाहे वह नेताओं द्वारा हो, चाहे जिसके भी द्वारा हो, उसके लिए हमेशा सत्य ही जीतेगा। सत्य आज लड़ रहा है तो सत्य पराजित नहीं होगा। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, आप लोग की जीत हमेशा सुनिश्चित होगी। चलिए आज हम बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों का कमेंट थोड़ा लेना है मुझे, और बात करते हैं आगे। यूपी टेट के आंसर की विषय में बात करें मित्रों, तो यूपी टेट की जो आंसर की है वह 1 फरवरी पहले तो आ गया था आपका। आंसर की में जो आप ऑब्जेक्ट मतलब एक से ऑब्जेक्शन जो कर सकते हैं, लगा सकते हैं 1 फरवरी 2022 तक, यानी कि कल तक लास्ट डेट है। कल 1 फरवरी 2022 तक ऑब्जेक्शन लगाने के बाद अभी जो रिजल्ट आपका आंसर की आया है वो एक तरह से आपका कह लीजिए ये भैया प्रोविजनल आंसर की है, न कि फाइनल आंसर की है। वो प्रोविजनल ही माना जाएगा मित्र, क्योंकि बहुत सारे संशोधन उसमें होने हैं, और इसके लिए जो हमारी राज्य सरकार है, जैसे 1 फरवरी के बाद यानी 21 फरवरी तक, 1 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक एक तरह से आवृत्ति, यानी कि उसको जितनी भी चीज़ें हैं संरचना रूप से एक तरह से कमेटी वगैरह बनाकर उसको रिसर्च वगैरह कराएगी कि क्या ये सारे ऑब्जेक्शन सही हैं, कि कितने सही हैं कितने गलत हैं, इस पर बताइए कि नंबर बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, ये सारी बातें होंगी उसमें। यानी कि 21 फरवरी तक आपका ये पूरा का पूरा मामला सेट होगा, यानी कमेटी जो करेगी 21 तारीख को अपना रिपोर्ट सौंप देगी, हाँ भाई इतने सारे नंबर हैं बढ़ने चाहिए और इतने हैं जो कि बच्चों द्वारा ऑब्जेक्शन गलत किया गया है। जो भी होगा, वैसे लटका हुआ 2017 वाला भी है ना, एक क्वेश्चन का अभी तक, लेकिन रिजल्ट आ गया उसका, कोई बात नहीं है उससे। और इसमें भी जिस तरह से डिले होगा मित्र ना, अब देखिए 31 तारीख को ये अपना कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी, जो कमेटी बनाई जाएगी सर्च के लिए। उसके बाद ये 23 फरवरी को ये अपना फाइनल आंसर की आपके समझ यानी कि नेट पे उपलब्ध हो जाएगा, आप देख सकते हो। उसके बाद 25 फरवरी को रिजल्ट आ जाएगा। तो जो बच्चे ये कह रहे हैं सर या क्या कैंसिल हो सकता है पेपर, कितने भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, बाबा जी का डमरू एक बार बज गया ना तो उसे कोई नहीं हिला सकता। फिर त्रिशूल वो खड़ा कर दिए ना, खड़ा रहेगा। त्रिशूल खड़ा कर दिया ना तो खड़ा रहेगा, वो हिलेगा नहीं, वो खड़ा रहेगा। वो त्रिशूल ही है, त्रिशूल है, शिव भगवान का त्रिशूल भाई, वो खड़ा रहेगा। आखिर काशी नगरी जो उनकी है, समझ रहे मित्र ना। तो याद रखना मित्र, ये सारी चीज़ झलावा है हमारे साथ, जो भी हो रहा है वो होने दीजिए। अपना प्रिपरेशन आप तैयारी बिल्कुल जोर शोर से करते रहिए, कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ आपके पक्ष में होगा। बस हार नहीं मानना, जब यहाँ तक तय किया है आपने दूरी ना, तो आगे भी आपकी ही जीत होगी। जो बच्चे एक हमारे मित्र हैं, बहुत खास मित्र हैं, उनका कल 2-3 दिन से जब से रिजल्ट आया था तब से उन्होंने हमसे बात नहीं किया है ना यूपी टेट का। तो बाद में उन्होंने मुझे बताया कि मतलब कोई प्रॉब्लम भी था घर में, दादी की थोड़ी सी डेथ वगैरह भी हो गई थी, तो उसके लिए हमने थोड़ा सा निराशाजनक हमें लगा, बहुत दुख हुआ उस बात को। लेकिन जब उन्होंने अपना नंबर नहीं बता रहे थे बहुत दिन से, क्योंकि उनके लिए भी बहुत सारी मेहनत वगैरह हुई थी भाई, तो उनसे जब पूछा गया भैया अपना नंबर बताओ, तो बता रहे हैं 76 नंबर हमारा है, 76 और 80, यानी 76 उनका नंबर है प्राइमरी में, और अपर लेवल में यानी कि मिडल में 80 नंबर है। पूरा कैलकुलेट करने के बाद जो ऑब्जेक्शन वगैरह है सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद, तो बड़ा दुख हुआ मुझे भाई, बहुत दुख हुआ। और हमने उनको बताया, वो निराश भी हुए, लेकिन इस बात को दिल से लिए। खैर वो आगे अच्छा करेंगे, यही उनसे थोड़ी सी आशा है, आगे अच्छा करेंगे तो मुझे अच्छी खुशी मिलेगी भाई, हमें खुशी, क्योंकि 3-4 स्टूडेंट होते हैं ना जो दिल में होते हैं, बिल्कुल बहुत दिल में होते हैं भाई। तो हम इनसे यह आशा नहीं करते थे कि 76 और 80 लेकर आएंगे, लेकिन खैर जो भी हुआ इनके साथ बहुत बुरा हुआ। अब अच्छा आगे करेंगे तो अच्छा नंबर आएगा। और अगर वो देख रहे होंगे हमारे क्लास को, इस क्लास को, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, निराश नहीं होना है, आगे मेहनत करना है, बम्पर तरीके से, बेहतरीन तरीके से मेहनत करना है। ऐसा मेहनत करना है कि यूपी टेट ही नहीं, सुपर टेट तक की मेहनत हम कर लें एक ही बार। सुपर टेट के VS जो एग्जाम्स होते हैं ना, मतलब रगड़ के मेहनत करिए, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। मित्र आगे बात करें, DLED एग्जाम से रिलेटेड अभी तक कोई अपडेट नहीं है, अभी इस समय तक, जिस समय हम ये क्लास ले पा रहे हैं, ठीक है ना, ये अपडेट आपको बता रहे हैं, अभी तक कोई अपडेट नहीं है।
और यह एक तरह से स्टेशन से निकल चुका है ना, ये एग्ज़ाम स्टेशन से निकल चुका है। अब देखना यह है किस स्टेशन पर पहुँचता है ना। अब ऐसा ना हो कि काकोरी स्टेशन पे पहुंच जाए, फिर से लूटने पाटने के लिए सब लोग आ जाएं, है ना। तो 1925 वाला घटना भाई, तो ऐसा ना होगा। वैसे काकोरी बहुत दूर पड़ जाएगा उसको जाने में, और बीच में ही पकड़ में आ जाएगा वो। अगर ऐसा कुछ होता है मित्र, तो हम आपको सूचित करेंगे कि वो कहाँ से निकला है, वो कब पहुँचने वाला है। अभी तक कोई सूचना नहीं है कि मीटिंग भी हुई या नहीं हुई मित्र। हो सकता है हम क्लास ले रहे हों, तब तक एक नोटिस आ जाए आपके सामने, तो आप ऐसा ना बोलना इस वीडियो को देखकर कि सर नोटिस आ गई है। जैसे नोटिस आएगा हम तुरंत एक क्लास लेंगे आपके लिए, आप उसको देखिएगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि आज नहीं, आज अगर नहीं आ पाया तो कल 1 तारीख तक आपके ये नोटिस आ जाएंगे। पूरा का पूरा उम्मीद है मित्र कि आपका फाइनल हो जाएगा। एग्जाम कब होगा मित्र, इतना तो जान के रखें, मान के रखें मित्र, 9 तारीख को। हमारी समस्या कितना डिले हुआ है, 9 तारीख को एग्जाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी डेट शीट आता है किसी भी एग्जाम का, अभी तक डीएलएड में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, 15 दिन पहले नोटिस आती है डेट शीट का। 15 दिन पहले मित्र, 15 से 12 दिन, मान सकते 12 दिन पहले आता है तो भी कोई बात नहीं। लेकिन यह कंफर्म हुआ रहता है कि आपके एग्जाम 9 से ही होंगे, 18 के बीच में ही होंगे, 9 से 18 के बीच में ही होंगे, ये बातें तय होती हैं। तब डेट शीट आता है 12 से 15 तक। इन्होंने टेंटेटिव डेट निकाल रखा है मित्र 9 से 18 तक, न फिर फाइनल डेट निकाल रखा है। एक नोटिस के माध्यम से इन्होंने बताया है कि 9 से 18 तक। वैसे वह फाइनल ही डेट समझिए, लेकिन फिर भी बाद में ऑब्जेक्शन हुआ। बहुत सारे डाइटों ने कहा कि यह डेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई हमारे राज्य में चुनाव है, बहुत बड़ा वाला चुनाव है, बहुत बड़ा वाला जो चुनाव है 5 साल बाद होता है, और बहुत मशक्कत होता है, बहुत लाखों रुपए खर्च होते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और यह इसको कराना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर पता है ना, मरने लगेंगे सब राज्य में। यह नहीं हुआ ना, चुनाव नहीं होगा मित्र ना, तो हम आप जिंदा नहीं रहेंगे, समझ रहे हैं ना। तो इस वजह से एग्जाम बहुत जरूरी है, चाहे मतलब चुनाव बहुत जरूरी है, एग्जाम हो या ना हो, ठीक है। एग्जाम तो कभी भी ले सकते हैं मित्र, आज नहीं तो 10 साल बाद तो एग्जाम होना ही है। ये चुनाव लेकिन अभी जरूरी है। इस चुनाव जो है ना, देखिए कैंसिल होने की बात हुई थी बीच में, लेकिन कैंसिल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये चुनाव ना हमारा माई बाबू है, हमारा माई बाबू है, और हमको भोजन देगा, हमको मतलब कि हमको आगे बढ़ाएगा, उन्नति की तरफ ले जाएगा। ये चुनाव जो है, समझ रहे हैं ना। इस वजह से इसको समय से होना बहुत जरूरी है। ये अगर टाइम से नहीं होगा ना, तो हमको भोजन नहीं मिलेगा। इस चीज को आप मानिए, ठीक है ना। तो ये चुनाव होगा, और चुनाव के डेट के कारण ही बहुत सारे डाइटों ने पीएनपी को नोटिस लिखा। पीएनपी को नोटिस लिखे कि भैया ये बताओ कि आप अगर यह बोलते हैं कि जिस दिन चुनाव होगा भाई, 7 चरणों में चुनाव होने हैं। हमारे बनारस में 7 को, 4 को आजमगढ़ में, इस तरह से चुनाव होने हैं। तो अगर आप इस तरह से चुनाव ले रहे हैं मित्र, कि बोल रहे हैं कि भैया जिस दिन चुनाव होगा उस दिन एग्जाम नहीं होगा, तो चुनाव अगर 7 तारीख को मान लीजिए आज बनारस में है, तो 7 तारीख को बनारस में नहीं लेंगे, अदर डिस्ट्रिक्ट में इसका मतलब लेंगे क्या फिर? तो ऐसा थोड़े होता है। तो फिर से पेपर आउट होगा, जैसे 2020 में पेपर आउट हुआ था सेकंड सेमेस्टर का। फिर से पेपर आउट होगा, बच्चे आहत होंगे, बच्चे एक बार तैयारी करके जाएंगे पेपर देने, फिर उनको भ्रम में डालोगे आपके पेपर आउट हो गया। पेपर आउट हो गया तो मित्र, अब बच्चे तो मतलब भरपूर तरीके से तैयारी करके गए थे ना। अब बच्चों को पता कब चलता है पेपर आउट हो गया? 2-4 दिन पहले पता चलेगा पेपर आउट था, फिर से पेपर हो। अब बच्चे का पता है, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इतना अच्छा पेपर गया था, अब कैसा क्या जाएगा? बच्चे उसी जगह ढील पड़ जाते हैं, और बाद में पता चलता है दोबारा पेपर होता है, बच्चे का बैक लग जाता है। तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकार होती है। और मित्र, हम लोग को जो प्रताड़ना सहना पड़ता है ना, तो शायद ही किसी देश में ऐसा सहना पड़ता होगा, समझ रहे हैं ना। हमारे देश में स्टूडेंट मतलब कि एक तरह से जीव हैं, छोटे मोटे जीव हैं, और जो बड़े बड़े जो जीव हैं ना, जो सच में लगता है कि रॉयल फैमिली है, तो वह समझ सकते हैं नेता वगैरह। इन लोग को कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि बाऊ नेता हैं, बाऊ विधायक हैं, बाऊ एमएलए एमपी हैं, तो जीवन तो ऐसे ही कट जाने वाला। कम से कम 8 और 7 9 10 पुश्त जो है ना, वो बैठ के आराम से खाएगा, नौकरी वोकरी की चिंता नहीं करनी है। 9-10 पुश्त आराम से खाएगा, और जो बना के रखें बाऊ ना, वह 9-10 पुश्त के लिए बहुत पर्याप्त है, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन क्या है, खल तो खलेगा तो हम लोग को ना मित्र। तो ये सारी चीजें हैं। अब आपका एग्जाम इस वजह से टलने के लिए आज मीटिंग होना था पीएनपी का, कि भैया इसको टाला जाए। बहुत सारे डाइटों ने, 1-2 डाइट नहीं, लगभग सारे डाइटों ने एक नोटिस भेजा था कि ऐसा अगर हुआ तो बहुत प्रॉब्लम्स में आ जाएगी, फिर से आपको एग्जाम लेना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो इस वजह से इन पीएनपी का आज भैया था जो भी था मीटिंग वगैरह, लेकिन कोई नोटिस नहीं आया है। उम्मीद है कि कल नोटिस आ जाए, और कल या फिर आज रात तक जब भी आएगा ना, हो सकता है अभी हम क्लास बना रहे हो आ गया हो, तो हम देख थोड़े रहे हैं मित्र ना, तो देख लें खोल कर, रुकिए 1 मिनट, है ना। तो चलिए बाद में देखेंगे, तो है ना। मान लीजिए अगर आ गई नोटिस, तो हम तुरंत आपके लिए एक अपडेट लाएंगे। इस वजह से आपके एग्जाम टल रहे हैं, चुनाव की वजह से मित्र। हो सकता है, देखिए हमारी पूरा संभावना के अगर अपने अनुभव से बताएं मित्र, आपका एग्जाम जो होगा वह फरवरी के बाद, फेब के बाद
जनवरी, फरवरी, मार्च लगभग ये जो आपका मतगणना 10 को आने वाला है ना, तो 10 से पहले यानी कि मान लीजिए 10 के आसपास में 7 के बाद ही आपके एग्जाम शेड्यूल किए जाएंगे। फिर अगर यह टला तो नोटिस में आया तो अति संभावना है यही, नहीं तो फिर हो सकता है कोई वह डेट तय कर लें इसी बीच फरवरी में ही। तो जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि चमत्कारी बाबा हैं और चमत्कारी बाबा कहीं भी कुछ भी किसी भी तरह के चमत्कार कर सकते हैं जो हम सोचे भी ना हो। ठीक ना। तो देख रहे हैं पेपर कैंसिल होना था यूपी टेट का, पूरा पूरा कैंसिल होना था भाई। ये हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है कि भाई 40% से ऊपर रिवाइज सारे प्रश्न, मतलब कि पिछले साल के पेपर कैंसिल माना जाता है। लेकिन इनकी जो तानाशाही है वह कब तक चलेगी, समझ रहे हैं ना। कंस मामा का भी और बड़े बड़े जो योद्धा थे, जो अपने आप को सूरवीर समझते थे, जो आपके रावण था, सबका कहानी खत्म हुआ था एक दिन। तो अत्याचारी का एक दिन मिट्टी में मिल जाना ही है। एक दिन राम आएंगे, राम किसी भी रूप में आ सकते हैं और वह राम इस अत्याचारों का ना पूरा विनाश कर देंगे मित्र। पूरा सृष्टि ही खत्म हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें चल रही हैं जो हमारे सामने, उसको हमको बियर करना है और अपने आप को एक सही रूप में रखना है, अपने मानसिक संतुलन को बना के रखना है ना। इन सब के डिस्टर्बेंस से हमारे पढ़ाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए मित्र। आपको जिंदा रहना है और जिंदा रहेंगे तभी जिंदगी के नाक में दम करके रखेंगे मित्र। याद रखना, आपको जिंदा रहना है। अब ये नहीं सोचना है मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है चले फसड़ी उसड़ी लगा लें, तो ये सब बेकार की चीजें होती हैं यार। आप मतलब कि समझ रहे हो ना, बहुत खराब मतलब स्टूडेंट करते हैं, जिनको लगता है कि अब हमें देखिए आगे यहाँ तक आप पहुंचे हैं, अब उतना ज्यादा आप पीछे जाएंगे तो उससे बढ़िया है कि उतना ही आगे तो ही जाना होगा। हो सकता है आपको 1-2 कदम और कम ही जाना हो, चलना हो, आपकी मंजिल आपके सामने हो। मंजिल कभी भी मिल सकती है, बिल्कुल लगन से लगे रहिए और जिस दिन मिल जाएगी ना तो ये सारे दर्द सिकवे सब खत्म हो जाएंगे मित्र। बस लगे रहना, अंत तक लगे रहना। ये अंत बहुत ही जल्द होगा इसका, आपको जॉब मिलेगी। जो लगे हैं ना, जो हार नहीं माने हैं, वो अपने हार को ही दुनिया को सुनाते हैं बाद में जब सक्सेस हो जाते हैं मित्र। खैर बहुत लोग बनावटी भी कहते हैं और लेकिन बहुत सारे बच्चे करते हैं, रियल में मेहनत होता है जो ना, वो आप कर रहे हैं। तो आप लगे रहिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। एक बात कर लेते हैं रेलवे पर मित्र। रेलवे का अपडेट है मित्र, आपको पता है कि फिर से एनटीपीसी CBT 1 होगा केवल ग्रुप डी में और रिवाइज रिजल्ट आने वाला है एनटीपीसी का, है ना। तो इसमें भी एक हम बात कर लेते हैं मित्र, जैसे कि इसमें कैसे वैकेंसी भरी जाती है, इसको सीट कैसे भरी जाती है। जैसे कि इसमें रिटायरमेंट होते हैं हर रोज का मतलब कि जैसे बात करें मित्र की मान लीजिए 60 साल की एज होगी, 60 साल तक मिनिमम, मैक्सिमम 60 साल तक की एज होती है, मिनिमम मान लेते हैं। मतलब कि रिटायरमेंट का जो होता है 60 साल तक किसी भी सेक्टर की बात कर लें तो रिटायरमेंट होने के बाद वो सीट खाली हो जाती है। एक मित्र है हमारे जो कि हमारे साथ ही जेई का पेपर दिए थे, वह सिलेक्ट हुए हैं। मित्र क्या है, हमारे गुरु ही की तरह हैं, हमें बहुत ज़्यादा सिखाते हैं, मानते भी हैं और वो सेलेक्ट हैं जेई में हमारे साथ भी। मेरा कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में दिक्कत आ गया था तो छाड़ दिया गया था। तो उनका का नाम है कि प्रकाश भाई, जो यहाँ पर हमारे सेक्टर में इलाहाबाद में चयनित हैं, तो उनका इलाहाबाद जोन से है मतलब। तो उनका का नाम है प्रकाश भाई, जो यहाँ पे हमारे जोन में है ना, तो यहाँ पर कोई एनटीपीसी का वर्कर नहीं है। एनटीपीसी का वर्कर एक जोन में कम से कम 4 या 5 होते हैं, 5 या 6 उन्होंने बता रखा था। और ग्रुप डी का वर्कर कम से कम नहीं तो मित्र एक सेक्टर में, मतलब एक जोन में 20 से 25 होते हैं। 20 से 25 एक जोन में नहीं, मतलब एक प्लेटफॉर्म के अंदर इस तरह से 20-25 30 भी हो सकते हैं इस तरह से ग्रुप डी का। तो जो एनटीपीसी का वर्कर, एनटीपीसी का काम है ना, वह प्रमोट कर दिया गया है ग्रुप डी वालों को, वह लोग कर रहे हैं। मतलब कि सीट अभी भी वैकेंट है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि अगर देखा जाए मित्र तो जो रेलवे का सीट है वह हर रोज एक खाली होता है। लेकिन भरने की बात करें, जैसे 2018 की मान लीजिए 2019 में वैकेंसी आई थी एनटीपीसी और ग्रुप डी का, तो एनटीपीसी ग्रुप डी का और एनटीपीसी का जो वैकेंसी था 35,000 प्लस 1 लाख, यह वैकेंसी उस समय निकाली गई थी 2018 के वैकेंट सीट को देखकर निकाली गई थी कि 2018 तक इतनी सीटें खाली हैं। अब 2018 के बाद 2019, 2020, 2021, 2022 मतलब 3 साल इधर भी तो सीटें खाली हुई होंगी। उनके हिसाब से माने तो एक जोन में, मतलब एक सेंटर से अगर एक लोग निकलते हैं मान लीजिए, तो इस तरह से देख लेंगे तो कम से कम लाखों लोग का अभी इस्तीफा, मतलब एक तरह से रिटायरमेंट ले लिए होंगे। तो इस तरह देखें, अभी वो बता रहे थे कि 2018 तक जो सीटें खाली थी 2.5 लाख के आसपास खाली थी, लेकिन अब अगर देखा जाए तो मित्र 4.5 लाख के आसपास सीटें खाली हैं। और बहुत ज़्यादा संख्या में हमारा जो रेलवे सेक्टर है जॉब देता है अभ्यर्थियों को, और अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं। हर किसी का ख्वाब होता है, हर किसी, देखिए हर कोई फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग से नहीं होते हैं। उनका कहनाम होता है कि जैसे कि अगर हम कोई अपना एक तरह से जॉब ले लें फिर उसके बाद अपना अच्छे सिविल लेवल का एग्जाम की तैयारी करें। वैसे बच्चे करते रहते हैं सिविल का एग्जाम का, लेकिन मौका वह मारना चाहते हैं कि रेलवे में, एसएससी में, इन सब में थोड़ा मौका मिल जाए। तो रेलवे एसएससी तो कुछ सुधार हुआ है, लेकिन इस बार से रेलवे भी कुछ सुधार हो जाएगा, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा सुधार होगा। आरपीएफ की वैकेंसी आने वाली है
तो पहले तो जो सुधार होगा हम लोग के सामने हम लोग देख ही रहे हैं किस कारण से होगा। बिहार के जितने भी स्टूडेंट्स हैं लाजवाब हैं मित्र, क्योंकि उनका देखिए उनका मानना होता है कि जॉब करें। बिहार के लोग पता है क्यों ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे मित्र कुछ भी नहीं, कोई भी इंडस्ट्रीज एरिया नहीं है। जैसे यूपी में बात करें तो बहुत ज़्यादा, अगर आप चले जाएंगे आगरा, आप चले जाएंगे मित्र इधर मथुरा की साइड, तो उधर देखेंगे बहुत सारे फैक्ट्री हैं। दिल्ली वगैरह की साइड में बहुत ज़्यादा फैक्ट्री हैं। आप देखते होंगे अधिकतर आपके, आप सुनते भी होंगे कि हमारे यहाँ से दिल्ली पे लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं। दिल्ली में जो यूपी वाला इलाका है वहाँ पे भी, और बाकी मथुरा वगैरह हो गया इधर, अगर देखेंगे मित्र रामपुर का इलाका इधर नीचे की तरफ जो उत्तराखंड सटा हुआ नीचे, तो उस सब जो है इंडस्ट्रियल एरिया है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं, लोग कम रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज बनाया जाना बहुत ज़्यादा, मतलब कि इंडस्ट्रीज ही सुटेबल था उस जगह। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं, संरचना है, इस वजह से यूपी में बच्चे कम बेरोजगार हैं कंपेयर टू बिहार के। बिहार में जो चीज़ें आपको पता है मित्र, बिहार कभी जाइएगा लगेगा ही नहीं, मतलब कि हम गए थे मित्र वहाँ पे, बता रहे हैं आपको, नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है, कोई पेपर था, मेरा एग्जाम था, तो हम गए थे अभी हाल ही में। तो मित्र वहाँ पर जब हम पेपर देने पहुँचे तो उसके बाद देखे, मतलब कि होता है ना, जहाँ पे आप जिस स्टेशन पे उतरो उस स्टेशन के सामने रंगीन रंगीन चीज़ें होती हैं, छोला फुल्की, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दुकान वगैरह होती हैं, मतलब बेहतरीन तरीके से होटल वगैरह होता है। तो वहाँ पे जब उतरे हम मित्र, तो हम बताना नहीं चाहेंगे उस डिस्ट्रिक्ट का नाम। तो जैसे ही उतरे वहाँ पर सामने गढ़ई थी, गढ़ई तालाब। अब ससुरा लग रहा था कहाँ जंगल में आ गए। अब लगे रात में 11 बजे तक तो प्लेटफॉर्म से उतरे थे, 11-12, ठंड का समय था, हो गया 1 महीने। तो हमारे वो मित्र भी थे, एक आध 2 लोग थे बनारस से, तो उनके साथ हम लोग मतलब कि उतरे जब वहाँ से, तो हम लोग को लगे होटल खोजने। ससुरा होटल का जो प्राइस था लगभग, हम लोग लेते थे तो 1000 रुपये, अगर होता तो 2000 रुपये होता तो ले लेते थे इतना में। लेकिन साला पता है कितना बोल रहा था? 7000, 8000, 9000। साला उतना पैसा जेब में मिलेगा, मान सकते हैं। था भी तो हम लोग पागल थोड़े हैं एक रात के लिए या फिर 12 घंटे के लिए, अभी 6-7 घंटे के लिए। 11 बज रहा है भाई, सुबह एग्जाम था, हम लोग को थोड़ा सा रेस्ट लेना था, अच्छे से पेपर था सुबह, लेकिन वह 7000 8000 रुपये में ऐसे दे रहा था। तो पता है आपको, ऐसे लोग, मतलब कि एक तरह से वहाँ पे पहली बात होटल की कमी थी। हम लोग कम से कम 1.5-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर राउंडिंग किए, कोई नहीं दिख रहा था, लग रहा था जंगल है, जंगल जंगल। जैसे हम लोग के गांव में गोईठा होता है ना, जो बनाया जाता है मुंडी की तरह, गोबर वोबर पात कर पूरा उसको, गोईठा होता है, फिर ऊल होता है ना, जो जो डालकर बनाया जाता है, वो रोड पर बिछाया गया था। वहाँ पे जो मेन सिटी थी ना, वहाँ पर लोग गोईठा उठा पाते थे। खेती की तरह लग रहा था यहाँ पे खेती होता है शहर में। साला गजब था, बता रहे हैं ना, बिल्कुल बहुत पिछड़ी मतलब कि एक तरह से राज्य है, बहुत पिछड़ा राज्य है मित्र वो बिहार। देखने से लग जाता है उसकी जो जो उत्थान हुआ है ना, बहुत कम हुआ है, बहुत कम। इसी तरह आप देख रहे होंगे, एक बहुत सारे लोग हैं न्यूज़ चैनल वाले, न्यूज़ मीडिया वाले, बताते हैं नीतीश कुमार किस तरह से बोलते हैं वहाँ पे सेक्टर वाइज जो है कि बहुत सारी दिक्कतें हैं, समझ रहे हैं। इस वजह से वहाँ के बच्चे सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट होते हैं गवर्नमेंट जॉब पर, कि हमें गवर्नमेंट जॉब किसी भी हाल में ले लेना है, किसी भी सूरत में ले लेना है। रट जाते हैं पूरा बच्चे, बहुत मेहनती होते हैं, बता रहे हैं बिहार के बच्चे गजब मेहनती होते हैं मित्र, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। फाइनेंशियल तो स्ट्रांग नहीं होते हैं, लेकिन अंदर से जो उनकी स्ट्रांगनेस तो बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी परिस्थिति में ढलने की पूरी, मतलब एक तरह से शक्ति उनके पास होती है, क्षमता होती है। तो खैर ये सब बातें हम करें किसी दिन, लेकिन मित्र आपके डीएलएड के एग्जाम के विषय में बात कर लें, तो एक बार और बात कर लें मित्र। आप लोग पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, आप हमसे प्रॉमिस करें मित्र, क्योंकि फिर से अगर आपका जो आप सोच रहे हैं पेपर डिले हो रहा है ना, समय कब बीत जाता है नहीं पता चलता है। यह बातें आप तब सोचेंगे जब आपका एग्जाम आ जाएगा, और यह बात आप कब सोच रहे थे कि कितना इतना देरी हो रहा है, इतना देरी हो रहा है, या आज आप सोच रहे हैं, मान लीजिए 2 महीने बाद एग्जाम होता है, एज इट इज मान सकते हैं 2 महीने बाद एग्जाम होता है, तो आज आप तो अपना बेकार करेंगे भाई, आज सोच करिए कि 2 महीने बाद एग्जाम होगा। अब एग्जाम का डेट आ गया तो कहेंगे इतना जल्दी आ गया, वो भी बवाल है और ये भी बवाल है। तो इस वजह से बोलते हैं मित्र, तैयारी करते रहें लगन के साथ। एक चांस, बहुत बड़ा गोल्डन चांस है आपके लिए, बस एक चांस मिले, बवाल मचा के रख दो, बस एक चांस। एक चांस मतलब कि पर्याप्त चांस, इतना समझ लीजिए, और बेहतरीन चांस उसी को लास्ट चांस मानिए, समझ रहे हैं मित्र ना, तब जाके सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगी, इसमें घबराने की बात नहीं है। और ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बच्चे जो लगे हैं, बेहतरीन तरीके से लगे रहें, टेस्ट वगैरह सॉल्व करते रहें कहीं से भी, ठीक है, सक्सेस जरूर मिलेगा। धन्यवाद।